जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो थॉट पढ़ रहे थे हम और अब हम कंटिन्यू करते हैं। रात के 12:05 हो चुकी हैं और क्लास की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि पूरे दिन भर बिल्कुल बिजी शेड्यूल चल रहा था। लेकिन अब मेरी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका कंप्लीट सिलेबस करवाना, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट बनाना। तो इसके लिए रात को क्लास रिकॉर्ड करनी होती है। तो हमने निश्चयवाद पढ़ लिया था। निश्चयवाद के जो समर्थक थे उनके बारे में हम पढ़ लिए थे। निश्चयवाद की जो विचारधारा थी, इसके प्रतिपादक कौन है, रेडजेल महोदय, उनके बारे में पढ़ लिया था। निश्चयवाद की विचारधारा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? जर्मन से हुआ था, वो हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं संभववादी, जिसको हम पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। डिटर्मिनिज्म निश्चयवाद को बोला जाता है, संभववाद को पॉसिबिलिज्म बोला जाता है। संभववादी विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ था। निश्चयवादी विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ था। संभववाद के प्रतिपादक कौन थे? ब्लास महोदय थे। ला ब्लास भी बोल देते हैं या विडाल डी ला ब्लास महोदय भी कह देते हैं। और निश्चयवाद की विचारधारा का जन्मदाता रेडजेल महोदय को कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर एक सबसे बड़ा नया ट्विस्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। संभववादी विचारधारा के जन्मदाता तो ब्लास महोदय हैं, लेकिन संभववादी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ल्यूसियन फेब्रे ने किया था। ठीक है ना? तो यहाँ से कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बनता है कि संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक या जन्मदाता तो ब्लास महोदय हैं, लेकिन संभववादी शब्द का सबसे पहले प्रयोग फेब्रे ने किया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। संभववाद की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। अब मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। देखो, निश्चयवादी जो विचारधारा है, जो नियतिवाद है, जो निश्चयवाद है, वो प्रकृति को शक्तिशाली मानती है और मानव को कमजोर मानती है। ये बात संभववादियों के सहन नहीं हो पाई। संभववादियों ने निश्चयवाद का विरोध किया और उन्होंने कहा कि भाई, प्रकृति कमजोर है और मानव शक्तिशाली है। निश्चयवाद के जस्ट अपोजिट विचार है संभववादियों के। पहले निश्चयवाद की विचारधारा आई थी, उसके बाद संभववाद आया था और उसके बाद नव निश्चयवाद आया था। इन तीनों को आप सीक्वेंस से भी याद कर लेना। हो सकता है पेपर में सीक्वेंस से जमवा ले। तो सबसे पहले निश्चयवाद आया था, फिर संभववाद आया था, फिर नव निश्चयवाद आया था। तो जो संभववादी थे उनका मानना था कि भाई, प्रकृति कमजोर है और मानव शक्तिशाली है। निश्चयवाद ने मानव को कमजोर माना था, प्रकृति को शक्तिशाली माना था। संभववादियों ने मानव को शक्तिशाली मान लिया, प्रकृति को कमजोर मान लिया। यह विचारधारा मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध की व्याख्या में मानव परिवर्तनों को अधिक महत्व देती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मानवीय छांट पर निर्भर करता है कि इन संभावनाओं का उपयोग कैसे करें। अब देखो, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि जो संभववादी विचारधारा है वो प्रकृति, संभववादी विचारधारा कहती है कि जो प्रकृति है ना, वो केवल संभावनाएं प्रस्तुत करती है। प्रकृति है जो केवल संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मानव पर निर्भर करता है कि वो कौन सी संभावना का उपयोग करता है और किस तरीके से उपयोग करता है। ठीक है ना भाई? संभववाद के अनुसार प्रकृति केवल संभावनाएं प्रस्तुत करने का काम करती है। कौन सी संभावना को चूज करना है, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मानव के ऊपर। वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक संभावना को छांट लेता है और मानव के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो उन संभावनाओं को किस तरीके से उपयोग में लेता है। संभववाद के समर्थक कौन कौन है? लूसियन फेब्रे है, रट लेना ये नाम। ब्लास महोदय हैं, डिमांजिया हैं। ठीक है, इन तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। लूसियन फेब्रे फ्रांस के थे, ध्यान रखना। ब्लास फ्रांस के थे और डिमांजिया फ्रांस के थे। इन तीनों के बारे में ये बात ध्यान रख लेना प्यारे साथियों। लूसियन फेब्रे, ब्लास और डिमांजिया, तीनों के तीनों फ्रांस के थे और संभववाद के समर्थक थे। हैटनर महोदय जर्मन के थे, संभववाद के समर्थक थे। ईसा बोमेन अमेरिका के थे। कोल सावर अमेरिका के थे और ये संभववाद के समर्थक थे। ठीक है। डी मोर्टिन और प्लेनचार्डी महोदय, ये भी संभववाद के समर्थक थे। और ब्रुन्स, ये फ्रांस के थे, ध्यान रखना। जीन ब्रुन्स, ये भी फ्रांस के थे और ये भी संभववाद के समर्थक थे। तो संभववाद के टोटल 9 समर्थकों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें लूसियन फेब्रे, ब्लास, डिमांजिया और ब्रुन्स चारों फ्रांस के थे। ब्रुन्स के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, ध्यान रखना। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ। बाकी फेब्रे, ब्लास और डिमांजिया तीनों कन्फर्म है फ्रांस के थे। हैटनर जर्मन के थे। ईसा बोमेन अमेरिका के। कोल सावर अमेरिका के।
और प्लेनचार्डी और मॉर्टिन महोदय ये संभववाद के समर्थक थे। और जीन ब्रून्स, जहाँ तक है इसका 100% यही आंसर होगा कि ये फ्रांस के थे, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ उसमें। बाकी 99% मेरे को संभववाद जो जीन ब्रून्स हैं वो फ्रांस के लग रहे हैं। अब लूसियन फेब्रे ने संभववाद की डेफिनेशन दी थी और उन्होंने बताया था कि सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया? लूसियन फेब्रे ने किया। और इन्होंने कहा कि कहीं भी अनिवार्यताएं नहीं है बल्कि सर्वत्र संभावनाएं हैं। लूसियन फेब्रे ने कहा कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, सभी जगह संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं का स्वामी मानव है। वह मानवीय छांट के द्वारा वह उन संभावनाओं का उपयोग करता है। तो आप इतना मत याद करो, आप केवल इतना याद कर लो कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है बल्कि हर जगह संभावनाएं हैं। आप केवल इतना याद कर लो कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है बल्कि सभी जगह संभावनाएं हैं और मानव उन संभावनाओं का क्या है? स्वामी है, जो अपनी इच्छा के अनुसार उन संभावनाओं को छांटता है, उन संभावनाओं का उपयोग करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं ब्लास महोदय के बारे में, जो कि संभववादी विचारधारा के जनक हैं। मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों है और प्रकृति केवल उसकी उद्देश्य का मात्र है या एक केवल सलाहकार है। मनुष्य स्वयं समस्या भी है और हल भी है। मनुष्य समस्या भी है और हल भी है। प्रकृति तो केवल उसकी उद्देश्य का मात्र है, केवल एक सलाहकार है। मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट ब्लास महोदय के थे, जो आपको याद होने चाहिए। ब्लास महोदय संभववादी विचारधारा के जनक हैं। मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों है, प्रकृति तो केवल एक सलाहकार के रूप में है। मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान केवल एक सलाहकार से अधिक नहीं है। ठीक है ना? इस लाइन का मतलब है कि मनुष्य के लिए जो प्रकृति का स्थान है ना, वो केवल एक सलाहकार के रूप में है। प्रकृति का स्थान सलाहकार से ज़्यादा नहीं है। प्रकृति का तो केवल इतना है कि वो एक मनुष्य को सलाह दे सकती है कि भाई आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। जैसे प्रकृति क्या कर रही है? संभावनाएं देने का काम कर रही है, बहुत सारी संभावनाएं प्रस्तुत कर रही है। वैसे प्रकृति क्या करती है? केवल सलाह देने का काम करती है। उसके बाद में ब्रून्स महोदय ने कहा कि मनुष्य व उसके कार्य ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव क्रियाशील प्राणी है और वो प्रकृति में परिवर्तन करने में लगा रहता है। तो ये था जीन ब्रून्स के अनुसार। जीन ब्रून्स ने कहा था कि मनुष्य व उसके कार्य ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव क्रियाशील प्राणी है। मानव ऑलवेज एक्टिव रहता है और वो प्रकृति में परिवर्तन करने में लगा रहता है। जीन ब्रून्स ने कहा था कि मनुष्य और उसके काम ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव एक क्रियाशील प्राणी है और वो प्रकृति में परिवर्तन करने में लगा रहता है। मनुष्य है जो एक क्रियाशील प्राणी है और मनुष्य और उसके काम ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मनुष्य ही प्रकृति में परिवर्तन लाता रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जीन ब्रून्स ने कहा था कि मनुष्य और उसके काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव एक क्रियाशील प्राणी है और मानव ही प्रकृति में परिवर्तन लाने में लगा रहता है। उसके बाद प्रकृति मानव को एक मात्र के सहारे नहीं धकेलती, किंतु यह अनेक अवसर उपस्थित करती है और उन अवसरों को चुनने के लिए मानव स्वतंत्र होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर ध्यान रखना, संभववाद के संबंध में ये स्टेटमेंट भी आप याद कर लेना कि प्रकृति मानव को एक मार्ग के सहारे नहीं धकेलती। ध्यान रखना कि प्रकृति मानव को एक मार्ग के सहारे नहीं धकेलती, किंतु यह अनेक अवसर उपस्थित करवाती है, अनेक अवसर उपलब्ध करवाती है और उन अवसरों को चुनने के लिए मानव बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ठीक है ना? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो प्रकृति है ना, वो मानव को किसी एक निश्चित मार्ग पर ही नहीं धकेलती, किसी एक निश्चित मार्ग पर चलने के लिए नहीं कहती, बल्कि मानव को बहुत सारे अवसर उपलब्ध करवाती है और मानव क्या होता है? बिल्कुल स्वतंत्र होता है उन अवसरों में से किसी एक अवसर को सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भी मानव स्वतंत्र दिख रहा है और प्रकृति परतंत्र दिख रही है, केवल एक अवसर उपलब्ध करवाने की भूमिका में दिख रही है यहाँ पर। इस प्रकार संभववादी विचारक पृथ्वी और उसके प्रभाव को नकारते हैं और उनके अनुसार मानव उसका कार्य ही आरंभ बिंदु है। ठीक है ना? संभववादी पृथ्वी और उसके प्रभाव को बिल्कुल नकार देते हैं और मानव और उसके कार्यों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं नव निश्चयवाद के बारे में। संभववाद हो गया, निश्चयवाद हो गया, अब हम पढ़ते हैं नव निश्चयवाद।
सबसे महत्वपूर्ण है ये भी। इन तीनों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और मोस्टली तीनों से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। 100% आपको निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो नव निश्चयवाद है ना, इसके बहुत सारे नाम हैं। न्यू डिटर्मिनिज्म इसको इंग्लिश में कहते हैं, नव निश्चयवाद को इंग्लिश में न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इसको आधुनिक नियतिवाद भी कह देते हैं, वैज्ञानिक नियतिवाद भी कह देते हैं, रुको और जाओ नियतिवाद भी कह देते हैं और क्रियात्मक संभववाद भी कह देते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले क्या है नवनियतिवाद, इसको इंग्लिश में स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कह देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से सुनना, नवनियतिवाद इसको न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं, इसको प्रेजेंट डिटर्मिनिज्म कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट डिटर्मिनिज्म आधुनिक नियतिवाद, ठीक है। आधुनिक नियतिवाद को इंग्लिश में प्रेजेंट डिटर्मिनिज्म कहते हैं। वैज्ञानिक नियतिवाद साइंटिस्ट या साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म भी कह देते हैं। रुको जाओ नियतिवाद स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कह देते हैं। और क्रियात्मक संभववाद, ठीक है। इसको ऐसे कैसे याद कर लो, इसका इंग्लिश नहीं पूछता, बाकी इनका तीनों का न्यू डिटर्मिनिज्म लिख देगा, प्रेजेंट डिटर्मिनिज्म लिख देगा, साइंटिफिक या साइंटिफिक या साइंटिस्ट डिटर्मिनिज्म कह देगा, या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म लिख देगा, ठीक है ना। तो ये सारे सारे क्या है नवनियतिवाद हैं। तो ये चार इसके उपनाम हैं। इसके अलावा एक ये है प्रेजेंट डिटर्मिनिज्म, साइंटिफिक या साइंटिस्ट डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो टोटल कितने नाम हो गए, नवनियतिवाद हो गए, न्यू डिटर्मिनिज्म हो गए, आधुनिक नियतिवाद, प्रेजेंट डिटर्मिनिज्म, वैज्ञानिक नियतिवाद, साइंटिस्ट डिटर्मिनिज्म, रुको जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म और क्रियात्मक संभववाद। टोटल 9 नाम हो गए इसके। अब देखो नवनियतिवाद का जनक कौन है, ग्रिफिथ टेलर है। नवनियतिवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, अमेरिका से हुई। नियतिवाद की शुरुआत जर्मनी में हुई थी, संभववाद की शुरुआत फ्रांस में हुई थी और नवनियतिवाद की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। अब नवनियतिवाद को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ निश्चयवाद किसने कहा था, ग्रिफिथ टेलर ने कहा था। नव निश्चयवाद को क्रियात्मक संभववाद किसने कहा था, जॉर्ज टेथम ने कहा था। क्वेश्चन बनता है कि नव नियतिवाद को रुको और जाओ नियतिवाद की संज्ञा किसने दी, टेलर ने दी। नवनियतिवाद को क्रियात्मक संभववाद की संज्ञा किसने दी, जॉर्ज टेथम ने दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि नवनियतिवाद है क्या। देखो नियतिवादी प्रकृति को शक्तिशाली मानते थे, संभववादी प्रकृति को कमजोर और मानव को शक्तिशाली मानते थे। संभववादी और नियतिवादियों के बीच में टकरार हो रहा था, दोनों के बीच में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही थी। इसी बीच में नवनियतिवाद का जन्म होता है और नवनियतिवादियों का कहना होता है कि भाई तुम क्यों झगड़ते हो, ना तो प्रकृति महान है, ना मानव महान है, ना प्रकृति कमजोर है और ना मानव कमजोर है। ये क्या है, आपस में एक दूसरे से बैलेंस में है, ठीक है ना। नवनियत प्रकृति मानव पर डिपेंड है, मानव प्रकृति पर डिपेंड है, ये एक दूसरे के साथ बैलेंस में है, आप मत झगड़ो इस चीज़ को लेकर। तो जो नवनियतिवादी है ना, वो क्या करते हैं, प्रकृति और मानव के बीच में बैलेंस की बात करते हैं, संतुलन की बात करते हैं। अब ग्रिफिथ टेलर ने एक डेफिनेशन दी कि पर्यावरणीय नियंत्रण की अपेक्षा नहीं है की जा सकती, लेकिन उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में भी नहीं बंधा जा सकता, ठीक है। देखो ग्रिफिथ टेलर कहता है कि पर्यावरणीय नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, पर्यावरणीय नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में भी नहीं बंधा जा सकता। ग्रिफिथ टेलर कहता है कि पर्यावरण की जो नियंत्रण, पर्यावरणीय जो नियंत्रण, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम किसी तरीके की ऐसी उपेक्षा नहीं करते कि हम पर्यावरण को अपने नियंत्रण में रखें, लेकिन ऐसा भी इम्पॉसिबल है कि हम पर्यावरण के द्वारा जो सीमाएं बनाई गई हैं उनके अंदर बंद कर रहे हैं। मैं दोबारा से बताता हूं इस लाइन का जो रियल मीनिंग है वो, कि ग्रिफिथ टेलर कहता है कि हम ये उपेक्षा नहीं करते कि पर्यावरण हमारे नियंत्रण में रहे, लेकिन हम ये भी उपेक्षा नहीं करते कि हम पर्यावरण की जो सीमाएं हैं उनके अंदर बंद कर रहे हैं, ठीक है। नियतिवाद और संभववाद की मध्यस्थता वाली अवस्था कौन सी होती है, नवनियतिवाद वाली होती है। नवनियतिवाद क्या है, संभववाद और नियतिवाद के बीच में मध्यस्थता रखती है। इस विचारधारा के अनुसार वास्तव में न तो प्रकृति का ही पूर्ण नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है, दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक रूप से संबंधित हैं। नवनियतिवाद के अनुसार भाई न तो प्रकृति
का पूर्ण रूप से नियंत्रण है और ना ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक रूप से क्या है, संबंधित हैं। ग्रिफिथ टेलर ने इसे रुको जाओ नियतिवाद कहा कि प्रकृति ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि जो भाई ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा कि जो नियतिवाद है ना, वो किसका काम करती है, एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। प्रकृति है ना, जो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि जो प्रकृति है वो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। अब ट्रैफिक पुलिस की तरह कैसे काम करती है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जो पुलिस वाला खड़ा होता है, उसका काम क्या होता है, रोकने का और भेजने का। साधनों को रोक रहा है, फिर साधनों को भेज रहा है, फिर साधनों को रोक रहा है, फिर साधनों को भेज रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से प्रकृति काम करती है, जो रोकने का और भेजने का काम कर रही है। और इसीलिए ग्रिफिथ टेलर ने नियतिवाद को रुको जाओ नवनियतिवाद को रुको जाओ नियतिवाद भी कहा था। ठीक है ना, तो ग्रिफिथ टेलर ने ये डेफिनेशन भी दी थी, ये स्टेटमेंट कि प्रकृति ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है, ये ग्रिफिथ टेलर ने कहा था। ठीक है ना, प्रकृति ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है, ग्रिफिथ टेलर ने कहा था। ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद को रुको जाओ नियतिवाद कहा था। उसके बाद हम प्रसंभववाद प्रोबेबिलिज्म पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिज्म की शुरुआत स्पेट ने की थी, जो कि ब्रिटिश कनाडियन ज्योग्राफर थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ब्रिटिश कनाडियन ज्योग्राफर थे ये। तो प्रसंभववाद की शुरुआत किसने की, प्रसंभववाद प्रोबेबिलिज्म की शुरुआत किसने की थी, स्पेट ने की थी। स्पेट ब्रिटिश कनाडियन ज्योग्राफर थे। ठीक है, यह विचारधारा संभववाद को ही संशोधित करती है। इस विचारधारा के अनुसार वातावरण के साथ मानव संबंधों में संभावनाएं विद्यमान रहती हैं, लेकिन अन्य संभावनाओं की अपेक्षा कुछ संभावनाएं अधिक संभाव्य होती हैं। ठीक है ना, आप इस स्टेटमेंट को ऐसे कैसे याद कर सकते हो, सबसे पहले आपको यह लाइन पता होनी चाहिए कि संभववाद का ही संशोधित रूप प्रसंभववाद है। जो प्रोबेबिलिज्म है वो पॉसिबिलिज्म का ही संशोधित रूप है। प्रोबेबिलिज्म है जो पॉसिबिलिज्म का ही मॉडिफाई रूप है। यह विचारधारा संभववाद का ही संशोधित रूप है। इस विचारधारा के अनुसार वातावरण के साथ मानव संबंधों में संभावनाएं विद्यमान रहती हैं, लेकिन बस इतना याद कर लो, यह है सबसे मेन स्टेटमेंट इसका, कि वातावरण के साथ मानव संबंधों में संभावनाएं विद्यमान रहती हैं, लेकिन अन्य संभावनाओं की अपेक्षा कुछ संभावनाएं अधिक संभाव्य होती हैं। इसके अलावा हैगरस्टैंड, ये भी एक स्वीडिश भूगोलवेत्ता है, ध्यान रखना। हैगरस्टैंड कहाँ के थे, स्वीडिश के थे। यह नियतिवाद व संभववाद के मध्य समन्वय की स्थिति है। ठीक है ना, जो प्रसंभववाद है, ध्यान रखना, ग्रिफिथ टेलर ने कहा था कि जो नवनिश्चयवाद है वो नियतिवाद और संभववाद के बीच में समन्वय की स्थिति है, लेकिन हैगरस्टैंड का मानना है कि जो प्रसंभववाद है ना, वो नियतिवाद और संभववाद के बीच में समन्वय की स्थिति है। तो संभववाद और नियतिवाद के बीच में समन्वय की स्थिति के बारे में दो लोगों ने बोला। हैगरस्टैंड ने बोला कि नियतिवाद और संभववाद के बीच में जो समन्वय की स्थिति है उसको हम प्रसंभववाद कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि नियतिवाद और संभववाद के बीच में जो समन्वय की स्थिति है उसको हम नवनियतिवाद कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑप्शन पर क्या डिपेंड करेगा कि नियतिवाद और संभववाद के समन्वय की स्थिति को प्रसंभववाद कहते हैं, ये कहा था हैगरस्टैंड ने। नियतिवाद और संभववाद के समन्वय की स्थिति को हम नवनियतिवाद कहते हैं, ये कहा था ग्रिफिथ टेलर ने। हैगरस्टैंड स्वीडिश के थे। अब हम बात करते हैं भूगोल में नवीन कुछ प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम प्रत्यक्षवाद पढ़ते हैं, प्रत्यक्षवाद। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिविज्म बोलते हैं इसको, प्रत्यक्षवाद को हम पॉजिटिविज्म बोलते हैं। प्रत्यक्षवाद को क्या बोला जाता है, पॉजिटिविज्म बोला जाता है। प्रत्यक्षवाद, इसको वस्तुनिष्ठवाद, सकारात्मकतावाद, वास्तविकवाद या अनुभविकवाद कहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रख लो मेरे प्यारे साथियों, प्रत्यक्षवाद को वस्तुनिष्ठवाद, सकारात्मकवाद, वास्तविकवाद और अनुभविकवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद को वस्तुनिष्ठवाद, सकारात्मकवाद, वास्तविकवाद और अनुभविकवाद कहते हैं। प्रत्यक्षवाद की जो प्रतिपादक हैं वो है ऑगस्टे कॉम्टे। उन्होंने 1830 में प्रत्यक्षवाद को प्रतिपादित किया था।
तो प्रत्यक्षवाद के प्रतिपादकों ने ऑगस्ट कॉम्टे हैं, जिनके द्वारा 1830 में प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, तो ऑगस्ट कॉम्टे शब्द को आप अच्छे से याद रख लेना, प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। यह एक प्रकार का दार्शनिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1830 के दशक में ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा की गई थी। ठीक है, ये लाइन आप मत याद करना, डायरेक्टली याद करना कि जो प्रत्यक्षवाद है ऑगस्ट कॉम्टे से संबंधित है। ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, पॉजिटिव फिलॉसफी। तो पॉजिटिव फिलॉसफी किताब किसकी है? ऑगस्ट कॉम्टे की है। ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा एक किताब लिखी गई पॉजिटिव फिलॉसफी, और ऑगस्ट कॉम्टे की जो ये किताब है पॉजिटिव फिलॉसफी, इसमें ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। यह धर्म और परंपराओं के विरुद्ध खड़ी एक सोच है जिसका वैज्ञानिक आधार और विधि ज्ञान का स्रोत है। ठीक है ना, जो प्रत्यक्षवाद है ना, धर्म और परंपराओं के बीच में विरोध के रूप में, ध्यान रखना, जो प्रत्यक्षवाद है वो धर्म और परंपराओं के विरुद्ध खड़ी एक सोच है। ठीक है ना, धर्म और परंपराओं के विरुद्ध खड़ी एक सोच है। गर्म पानी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यक्षवाद क्या है। तो प्रत्यक्षवाद है ना, जो धर्म और परंपराओं के बीच में, धर्म और परंपराओं के विरोध में खड़ी हुई एक सोच है। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो प्रत्यक्षवाद है वो धर्म और परंपराओं के विरोध में है। प्रत्यक्षवाद क्या है? धर्म और परंपराओं के विरोध में है। प्रत्यक्षवाद धर्म और परंपराओं के विरोध में खड़ी एक सोच है जिसका वैज्ञानिक आधार और विधि ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रत्यक्षवाद है ना, वो धर्म और परंपराओं के विरुद्ध खड़ी एक सोच है। क्या है? धर्म और परंपराओं के विरुद्ध खड़ी एक सोच है जिसका वैज्ञानिक आधार और विधि क्या है? ज्ञान का स्रोत है। प्रत्यक्षवादियों का विचार है कि प्राकृतिक विज्ञानों के साथ साथ सामाजिक विज्ञानों का भी ज्ञान होना चाहिए जो प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत पर विकसित होते हैं। ठीक है ना, तो ये लाइन आप याद कर लो मेरे प्यारे साथियों कि प्रत्यक्षवादियों का मानना था कि प्राकृतिक विज्ञानों के साथ साथ सामाजिक विज्ञानों का भी ज्ञान होना चाहिए जो प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत पर विकसित होते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक विज्ञानों के साथ साथ सामाजिक विज्ञानों का भी ज्ञान होना चाहिए जो प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये स्टेटमेंट याद कर लेना प्यारे साथियों आप। प्रत्यक्षवाद के अनुसार भौगोलिक ज्ञान का विकास अनुभविक ज्ञान के आधार पर होना चाहिए जिससे संसार को अनुभव किया जा सके और समस्या और समझा जा सके। ठीक है, प्रत्यक्षवाद के अनुसार भौगोलिक ज्ञान का विकास अनुभविक ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। प्रत्यक्षवाद के अनुसार भौगोलिक ज्ञान का विकास अनुभविक ज्ञान के आधार पर होना चाहिए जिससे संसार को अनुभव किया जा सके और समझा जा सके। अर्थात विवेक से प्रमाणों से प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे प्यारे साथियों कि विवेक से प्रमाणों से प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ये प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। ठीक है ना, कि विवेक से प्रमाणों से प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। यह प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। प्रत्यक्षवाद में यथार्थ स्थिति के विषय में तथ्य स्वयं साधन बनते हैं। ठीक है, तथ्य स्वयं साधन बनते हैं। तो प्रत्यक्षवाद के संबंध में एक स्टेटमेंट है कि तथ्य स्वयं साधन बनते हैं। तथ्य स्वयं साधन बनते हैं, इसको आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, तो प्रत्यक्षवाद के संबंध में आपको क्या क्या याद करना है, सब कुछ मत याद करना, कंफ्यूज हो जाओगी। सबसे पहले तो प्रत्यक्षवाद का सबसे एक इंग्लिश का शब्द याद कर लो, पॉजिटिविज्म है, और इसके ये जो 4 उपनाम है ये याद कर लो। प्रतिपादक ऑगस्ट कॉम्टे याद कर लो, 1830 सन याद कर लो। पॉजिटिव फिलोसॉफी ऑगस्ट कॉम्टे की किताब का नाम याद कर लो। धर्म परंपराओं के विरुद्ध खड़ी एक सोच है जिसका वैज्ञानिक आधार और विधि ज्ञान का स्रोत है, ये लाइन याद कर लो। और ये लाइन भी याद कर लो आप। ठीक है, और इसके अलावा आप डायरेक्टली ये वाली लाइन याद कर लो बस। इसके अलावा कुछ मत याद करो, इसके बारे में सब कुछ भूल जाओ। चाहो तो ये भी याद कर लो, तथ्य स्वयं साधन बनते हैं।
अब ध्यान रखना, प्रत्यक्षवादी समर्थकों का एक सम्मेलन हुआ था वियना में 1830 में, जिसको हम वियना सर्किल कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्यक्षवाद के जितने भी समर्थक थे उन सभी का एक सम्मेलन हुआ था 1830 में वियना में, जिसको वियना सर्किल कहते हैं। उसके बाद ये प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं हैं, तो ये विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। आजकल पेपर थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनने लग गया, तो पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रत्यक्षवाद से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट प्रत्यक्षवाद से संबंध रखते हैं। यह एक दार्शनिक आंदोलन है जो आदर्शवाद का विरोधी है। ठीक है, पहली बात, प्रत्यक्षवाद क्या है? एक दार्शनिक आंदोलन है जो कि आदर्शवाद का विरोधी है, आदर्शवाद का ये विरोध करता है। ठीक है, पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद का ये विरोध करता है, ये भी कह सकते हो। वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी सोच है। ठीक है, ठीक है। निषेधवादी दर्शन के विरुद्ध जन्मी एक सोच है। किसके? निषेधवादी दर्शन के विरुद्ध जन्मी एक सोच है। इसका वैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक विधि ज्ञान का स्रोत है। दार्शनिक सोच में ज्ञान का आधार तथ्य और स्वयं साधन है। आनुभविक प्रश्नों का हल यथार्थ के दृष्टिकोण, आनुभविक प्रश्नों का हल यथार्थ के दृष्टिकोण पर होता है। तथ्यों को प्रेक्षण द्वारा अनुभव कर ज्ञान को परखा जाता है। विज्ञान का नाता वस्तुपरक तथ्यों से है। यथार्थ वही है जो प्रत्यक्ष में दिखता है। हमारी इंद्रियां जो कुछ अनुभव करती है वही ज्ञान है, वही यथार्थ है। ठीक है, तो आपको ये जो 9 स्टेटमेंट हैं, जो प्रत्यक्षवाद की ये 9 विशेषताएं हैं, ठीक है, ये सारी सारी आपको पता होनी चाहिए प्यारे साथियों। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इन विशेषताओं से, तो ये विशेषताएं आप एक बार जरूर याद कर लेना। यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, लेंथी क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, तो इन विशेषताओं को आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में हम उपयोगितावादीवाद पढ़ते हैं कि उपयोगितावाद क्या है, प्रैग्मेटिज्म क्या है। ठीक है, तो उपयोगितावाद या प्रैग्मेटिज्म क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। उपयोगितावाद यह प्रत्यक्षवाद का संशोधित रूप है। ठीक है, सबसे पहली लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, कि जो उपयोगितावाद है वो प्रत्यक्षवाद का संशोधित रूप है। व्यवहारिकतावाद व उद्देश्यवाद भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो उपयोगितावाद है जो प्रत्यक्षवाद का एक संशोधित रूप है, और जो उपयोगितावाद है इसको हम व्यवहारिकतावाद और उद्देश्यवाद भी कहते हैं। उपयोगितावाद, व्यवहारिकतावाद या उद्देश्यवाद का सबसे बड़ा समर्थक है विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका का था, ध्यान रखना। ठीक है ना, विलियम जेम्स कहाँ के थे? अमेरिका के थे। विलियम जेम्स अमेरिका के थे। ठीक है ना, और व्यवहारिकतावाद या उद्देश्यवाद या उपयोगितावाद शब्द का प्रयोग भी जेम्स के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी चाहिए प्यारे साथियों। पहली बात तो क्या है कि जो उपयोगितावाद है वो प्रत्यक्षवाद का संशोधित रूप है। उपयोगितावाद को व्यवहारिकतावाद या उद्देश्यवाद कहते हैं। उपयोगितावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था। उपयोगितावाद का समर्थक जेम्स है। उपयोगितावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था। विलियम जेम्स अमेरिका के दार्शनिक थे। अमेरिका का याद कर लेना बस। यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो अनुभव द्वारा अर्थपूर्ण विचारों को जन्म देता है। ठीक है, जो उपयोगितावाद है वो क्या है? एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो अनुभव द्वारा अर्थपूर्ण विचारों को जन्म देता है। ठीक है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे लाडलो, कि उपयोगितावाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो अनुभव के द्वारा एक अर्थपूर्ण विचार को जन्म देता है। बहुत सारी चीजों को मत याद करो, केवल इंपॉर्टेंट चीजों को हम पढ़ते हैं। उपयोगितावाद का विश्वास सामने खड़ी वास्तविक स्थिति के हल के लिए है। ठीक है ना, उपयोगितावाद का जो विश्वास है वो सबसे ज़्यादा क्या किस में है कि सामने खड़ी हुई जो वास्तविक स्थिति है उसका हल निकालना। उपयोगितावाद के समर्थक हैं जैसे फ्रेजर है, सैडलर है, क्लॉक है और फिलो है। ठीक है, तो फ्रेजर, सैडलर, क्लॉक और फिलो ये उपयोगितावाद के समर्थक हैं। उसके बाद हम फंक्शनलिज्म पढ़ लेते हैं, क्रियात्मकतावाद बोल लेते हैं
क्रियात्मकतावाद को हम प्रकार्यात्मकवाद भी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना भाई, पढ़ना ही पड़ेगा और ये रटने का है, इसमें समझने का कुछ है ही नहीं। क्रियात्मकतावाद क्या है? ठीक है, क्रियात्मकतावाद को प्रकार्यात्मकवाद भी कहते हैं। ठीक है, अब बताओ इसको क्या समझाऊं मैं, कि क्रियात्मकतावाद को जो फंक्शनलिज्म है इसको हम प्रकार्यात्मकवाद कहते हैं। तो इसको याद करने का, रटने का, कोई समझाने का या कोई ट्रिक नहीं है इसका। इसका केवल एक तरीका है कि आप इसको रटो, इसको याद करो कि क्रियात्मकवाद को प्रकार्यवाद भी कहते हैं। और यह आपको कब होगा? जब आप बहुत सारी बार रिपीट करेंगे। यह एक सामाजिक अवधारणा है जो व्यवसायों से जुड़ी है, अतः यह समाज के कार्यों व सामाजिक व्यक्तियों की क्रियाएं हैं। तो आप केवल इतना याद कर लो कि जो प्रकार्यवाद है ना, जो क्रियात्मकतावाद है, वो क्रिया पर फोकस कर रही है। किस पर? क्रिया पर फोकस कर रही है। यह एक सामाजिक अवधारणा है जो व्यवसाय से जुड़ी हुई है। व्यवसाय क्या है? क्रिया है। अतः यह समाज के कार्यों व सामाजिक व्यक्तियों की क्रियाओं से जुड़ी हुई है। जो क्रियात्मकतावाद है वो एक सामाजिक अवधारणा है जो व्यवसायों से जुड़ी हुई है, अतः यह समाज के कार्यों व सामाजिक व्यक्तियों की क्रिया है। बस केवल इतना याद करो, वरना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, और बाकी चाहो तो इनको भी, यह विश्व को समझाने का या देखने का एक तरीका है जो अलग अलग व्यवसाय के लोगों से संबंधित है। ठीक है ना, ये भी याद कर लो कि क्रियात्मकतावाद है वो विश्व को समझाने का या विश्व को देखने का एक तरीका है जो अलग अलग व्यवसायों से के लोगों से संबंधित है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आप याद कर लो मेरे प्यारे साथियों, कि जो क्रियात्मकतावाद है ये विश्व को समझाने का या विश्व को देखने का एक नया तरीका है जो अलग अलग व्यवसाय के लोगों से संबंधित है। क्रियात्मकतावाद भौगोलिक यथार्थ को संतुलन दिशा में देखने की संकल्पना है। ठीक है, जो क्रियात्मकतावाद है वो भौगोलिक यथार्थता को संतुलित दिशा में देखने की एक संकल्पना है। ठीक है, कार्यात्मकतावाद भूगोल में कार्यात्मक प्रदेशों को एक समरूप इकाई के रूप में देखता है। समरूप का मतलब होता है एक समान इकाई के रूप में देखता है। तो जो कार्यात्मकतावाद है वो भूगोल में कार्यात्मक प्रदेशों को एक समान या एक समरूप इकाई के रूप में देखता है, जहां एक जैसे कार्यों का संपादन होता है, जहां पर एक जैसे कार्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम अस्तित्ववाद के बारे में पढ़ लेते हैं कि अस्तित्ववाद क्या है। ठीक है, अब हम अस्तित्ववाद के बारे में पढ़ लेते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म, अस्तित्ववाद यह एक दार्शनिक सोच है जो मनुष्य को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रतिबद्धता तथा उसके निर्णय के लिए उत्तरदायी ठहराता है। अस्तित्ववाद क्या? ये अस्तित्व पर बल देती है। ये मानव को बताती है कि भाई तेरा अस्तित्व है इस दुनिया में। अस्तित्ववाद है जो बताने की कोशिश करती है कि भाई तू क्यों भटक रहा है, तेरा अस्तित्व है इस दुनिया में, तू अपना एक रोल रखता है इस दुनिया में। तो यह एक दार्शनिक सोच है जो मनुष्य को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी प्रतिबद्धता और उसके निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी ठहराता है। जो अस्तित्ववाद है वो एक दार्शनिक सोच है जो मनुष्य को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी प्रतिबद्धता और उसके निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी ठहराता है। अस्तित्ववादियों के अनुसार मानव स्वयं अपनी प्रकृति का निर्माता है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, बस ये लाइन याद कर लेना आप, कि मानव स्वयं अपनी प्रकृति का निर्माता। ये अस्तित्ववादियों का मानना है कि मानव स्वयं अपनी प्रकृति का निर्माता है। इसका तात्पर्य है कि मानव को समझने के लिए उसके व्यक्तिनिष्ठ जीवन व्रत से प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है ना, तो केवल आप ये याद करो सबसे मेन कि मानव स्वयं अपनी प्रकृति का निर्माता, ये अस्तित्ववादियों का मानना है। अस्तित्ववाद से तात्पर्य है कि मानव को समझने के लिए उसके प्रारंभिक बिंदु से समझना है, अर्थात मनुष्य कुछ नहीं है अपितु स्वयं अपनी प्रकृति का निर्माण करता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना कि मनुष्य कुछ नहीं है अपितु स्वयं अपनी प्रकृति का निर्माण करता है, कि मनुष्य कुछ नहीं है लेकिन मनुष्य खुद स्वयं अपनी प्रकृति का निर्माण करता है। ये अस्तित्ववादी कहते हैं। अस्तित्ववादियों का कहना है कि मानव को कि भाई तेरा खुद का अस्तित्व है, तो तेरी खुद की अपनी प्रतिबद्धता है। ठीक है ना, तेरा खुद का अपना रोल है। ठीक है, वो अपने खुद के बारे में बताता है कि तेरी खुद के निर्णय लेने की क्षमता है, तो अपने खुद के निर्णय तू खुद ले।
तो अस्तित्ववादियों का मानना है व्यक्ति को बताना कि भाई तू स्वतंत्र है, तू प्रतिबद्ध है, तू एक निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी कैंडिडेट है, तू अपने खुद के निर्णय खुद ले, तू बिल्कुल स्वतंत्र है, तू बिल्कुल प्रतिबद्ध है। ठीक है, मानव स्वयं अपनी प्रकृति का निर्माता है, ये बोलना है अस्तित्ववादियों का। अस्तित्ववादी ठोक कर कहते हैं कि भाई मानव खुद अपनी स्वयं प्रकृति का निर्माण करता है। ठीक है, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है जो मानव की प्रकृति का निर्माण करते हो, मानव खुद स्वयं प्रकृति का निर्माण करता है। ठीक है, अस्तित्ववादियों से तात्पर्य है कि मानव को समझने के लिए उसके आरंभिक बिंदु से समझना है, अर्थात मनुष्य कुछ नहीं अपितु स्वयं अपनी प्रकृति का निर्माण करता है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट भी आप याद कर लेना। यह मानव केंद्रित विचारधारा, मैन ओरिएंटेड विचारधारा है। ये मानव स्वयं अपनी प्रकृति का निर्माता है, ये अस्तित्ववादियों का कहना है। और अस्तित्ववाद की जो विचारधारा है वो मानव केंद्रित विचारधारा है, मानव के ऊपर बल दे रही है। मानव केंद्रित विचारधारा वो विचारधारा होती है जो मानव के ऊपर बल देती है, मानव को एक मेन रोल में रखने की कोशिश करती है। उसके बाद में हम आइडियलिज्म पढ़ते हैं, आदर्शवाद के पढ़ते हैं, जिसको हम प्रत्ययवाद या विचारवाद भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो आदर्शवाद, देखो आदर्शवाद के समर्थक कौन है? आइडियलिज्म या आदर्शवाद के समर्थक है गुल के मोते। ठीक है, गुल के। और आदर्शवाद को प्रत्ययवाद किसने कहा? ये ऑगस्टे कॉन्टे ने कहा था। ठीक है, ऑगस्टे कॉन्टे ने कहा था। तो आपको पता होना चाहिए आदर्शवाद आइडियलिज्म किससे संबंधित है? गुल के मोते से संबंधित है। आदर्शवाद के प्रतिपादक कौन है? गुल के मोते हैं। ठीक है, आदर्शवाद को प्रत्ययवाद किसने कहा था? कांट मोते ने कहा था। ठीक है, काम्टे ने, ऑगस्टे काम्टे ने कहा था, काम्टे, ये ध्यान रखना आप। तो आदर्शवाद के समर्थक कौन है? आइडियलिज्म के समर्थक कौन है? आदर्शवाद के जनक कौन है? गुल के मोते हैं। आदर्शवाद को प्रत्ययवाद किसने कहा है? काम्टे मोते ने कहा है। द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जॉनस्टन की किताब का नाम है। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जॉनस्टन की किताब का नाम है। और जॉनस्टन मोदे भी प्रत्ययवाद और विचारवाद के समर्थक थे। तो ये सबसे मेन बात तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों कि आदर्शवाद की विचारधारा को गुल्के ने दिया था, आदर्शवाद को प्रत्ययवाद कॉम्टे मोदे ने कहा था, प्रत्ययवाद विचारवाद या आदर्शवाद के समर्थक कौन है? जॉनस्टन मोदे। जॉनस्टन मोदे ने एक किताब लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, यह एक विचार सोच है जिसमें मस्तिष्क की क्रिया मानव अस्तित्व के ज्ञान का आधार है। आदर्शवाद में क्या है प्यारे साथियों? यह एक विचार है। आदर्शवाद क्या है? एक विचार है, एक सोच है जिसमें मस्तिष्क की क्रिया मानव अस्तित्व के ज्ञान का आधार है। ठीक है, आदर्शवाद, जो आदर्शवाद है वो क्या है? आदर्शवाद क्या है? एक सोच है, एक विचार है जिसमें मस्तिष्क की क्रिया मानव अस्तित्व के ज्ञान का आधार है। आदर्शवाद क्या होना चाहिए पर बल देता है। ठीक है ना, आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद में मस्तिष्क की क्रिया मानव अस्तित्व के ज्ञान का आधार है। जो मस्तिष्क की क्रिया ना वो मानव के अस्तित्व के ज्ञान का आधार है। ठीक है, आदर्शवाद क्या होना चाहिए पर बल देता है। ठीक है, आदर्शवाद के समर्थक कौन है? ये आप याद कर लेना, गुल के मोदे हैं। अब ये बहुत सारे स्टेटमेंट आप याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो केवल गुल्के के अनुसार याद कर लो कि ऐसी पद्धतियों को विकसित किया जा सकता है जिसमें मानव मस्तिष्क में उपजे विचारों, उनकी आशा आकांक्षाओं रुचि आदि को संतुष्ट करके उसके द्वारा पृथ्वी पर घटित परिवर्तनों को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, गुल के मोदे का स्टेटमेंट याद कर लेना आदर्शवाद के संबंध में कि ऐसी पद्धतियों को विकसित किया जा सकता है जिसमें मानव मस्तिष्क में उपजे विचारों, उनकी आशा आकांक्षाओं रुचि आदि को संतुष्ट करके उनके द्वारा पृथ्वी पर घटित परिवर्तनों को स्पष्ट किया जा सकता है।
ठीक है, तो आपको केवल ये याद रखना है कि आदर्शवाद के संबंध में गुल के मोती ने कहा था कि एक ऐसी पद्धति को भी विकसित किया जा सकता है जिसके द्वारा मानव के विचार, मानव के मस्तिष्क में उपजे विचारों को, आशाओं को, आकांक्षाओं को, रुचियों को आदि को जाना जा सकता है। बस आप ऐसे याद कर लो कि आदर्शवाद के संबंध में गुल के मोती ने कहा था कि ऐसी पद्धतियों को भी विकसित किया जा सकता है जिनके द्वारा मानव के मस्तिष्क में उपजे विचारों को, उनकी आशाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी रुचियों को जाना जा सकता है। ठीक है, या चाहे आप लिख लो कि आदर्शवाद के संबंध में गुल के मोती ने कहा था कि ऐसी पद्धतियों को विकसित किया जा सकता है जिनके द्वारा मानव के मस्तिष्क में उपजे विचारों को, आशाओं को, आकांक्षाओं को, रुचियों को आदि को पहचाना जा सकता है, आदि को जाना जा सकता है। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार वास्तविकता मानसिक व मस्तिष्क पर आधारित होती है। यह भी याद कर लेना कि आदर्शवाद के अनुसार जो वास्तविकता है वो मानसिक व मस्तिष्क पर आधारित होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वास्तविकवाद या यथार्थवाद, रियलिज्म पर। ठीक है, अब रियलिज्म क्या है? वास्तविकवाद या यथार्थवाद या रियलिज्म, इसके प्रतिपादक कौन है? कुक विल्सन है। वास्तविकवाद या यथार्थवाद या रियलिज्म के प्रतिपादक कौन है? कुक विल्सन है। कुक विल्सन, कुक विल्सन, कुक विल्सन, ये याद कर लो। ठीक है, अब यहां पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इन सभी को याद करोगे ना? आप चाहो तो इनको याद कर लेना। ठीक है, देखो सबसे मेन ये बात तो आपको याद रखनी होगी कि वास्तविकवाद, यथार्थवाद, रियलिज्म के प्रतिपादक कौन है? कुक विल्सन है। ठीक है, तो इसको तो आपको 100% याद करना है, 100% याद करना है कि वास्तविकवाद, यथार्थवाद या रियलिज्म के प्रतिपादक कौन है? कुक विल्सन है। ठीक है, उसके बाद में यदि आप चाहते हो कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप याद कर सकते हो तो भाई इन डेफिनेशनों को याद कर लेना कि तथ्य है। ठीक है, यथार्थवाद की मुख्य दार्शनिकता यह है कि यह तथ्य है जो स्वयं बोलते हैं और तर्क संगत और प्रेरक होते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु जिसका हम अनुभव करते हैं उसका अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अनुभव किया जाए, और अनुभव किया गया ज्ञान ही यथार्थ है। ठीक है, यह भी किसकी है? यथार्थवाद की ही डेफिनेशन है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इनको मत याद करना, केवल इतना याद कर लो कि वास्तविकवाद या यथार्थवाद या रियलिज्म के प्रतिपादक कौन है? कुक विल्सन है। ठीक है ना, और केवल एक ये डेफिनेशन याद कर लेना कि जो हम अनुभव कर चुके हैं वही यथार्थ है और अनुभवहीन अस्तित्वहीन है। ठीक है ना, यथार्थवाद की डेफिनेशन क्या है? विलियम कुक, जो कुक है वो इसके प्रतिपादक है। यथार्थवाद के प्रतिपादक कौन है? विलियम कुक है। और विलियम कुक ने यथार्थवाद के संबंध में कहा कि जो हम अनुभव कर चुके वही यथार्थ, यथार्थवाद, यथार्थवाद। ठीक है ना, तो ये एकमात्र ऐसी डेफिनेशन है। ठीक है ना, ये एकमात्र ऐसी डेफिनेशन है जो अब तक हमने पढ़ी है। जितने भी डेफिनेशन है उनमें से केवल एक ऐसी डेफिनेशन में जिसमें यथार्थ शब्द का यूज हो रहा है, और यथार्थ शब्द किसको बता रहा है? यथार्थवाद को बता रहा है। ठीक है, यथार्थवाद। ठीक है, तो इसको याद करने में कहीं दिक्कत आएगी नहीं कि जो हम अनुभव कर चुके हैं वही यथार्थ है। यथार्थ का मतलब है यथार्थवाद, यथार्थवाद, यथार्थवाद। ठीक है, और अनुभवहीन तथा अस्तित्वहीन है। बस आपको जो वास्तविकवाद है, यथार्थवाद है, रियलिज्म है, इसमें क्या क्या याद करना है मैं दोबारा से बता रहा हूँ। वास्तविकवाद, यथार्थवाद, रियलिज्म, इसके प्रतिपादक को विल्सन है, और जो हम अनुभव कर चुके वही यथार्थ और अनुभवहीन तथा अस्तित्वहीन है। मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सवाद, इसका उद्देश्य पूंजीवाद व मात्रात्मक क्रांति के विरोध में हुआ था। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये कि इसका उदय पूंजीवाद और मात्रात्मक क्रांति के विरोध में हुआ था। जो मार्क्सवादी विचारधारा है, जो मार्क्सवाद है, उसका उदय कब हुआ था? पूंजीवाद और मात्रात्मक क्रांति के विरोध में हुआ था। जब पूंजीवाद और मात्रात्मक क्रांति एक दूसरे के विरोध कर रही थी, उसी दौरान मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ था।
यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के तर्क पर आधारित है। ठीक है, और मार्क्सवाद से संबंधित है कार्ल मार्क्स। और मार्क्सवाद के अनुसार चेतना या मानसिक विचारों की कड़ियाँ जीवन को निर्धारित नहीं बनाती बल्कि जीवन वर्त के विचारों को विकसित करती हैं। ये मार्क्सवाद के अनुसार डेफिनेशन है, ये आप याद कर लेना। ठीक है, तो मार्क्सवाद में आपको क्या क्या याद करना है? ठीक है, मार्क्सवाद पूंजीवाद और मात्रात्मक क्रांति के विरोध में पैदा हुआ था। मार्क्सवाद के संबंध में क्या क्या याद करना है, नोट करना। मार्क्सवाद के संबंध में ये लाइन याद कर लो सबसे पहले तो, कि यह इसका जो मार्क्सवाद का उदय हुआ था वो पूंजीवाद और मात्रात्मक क्रांति के विरोध में हुआ था। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के तर्क पर आधारित है। ठीक है, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के तर्क पर आधारित है। यहाँ पर तो आपको सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी ओवरऑल। अमीर गरीब ऊंच नीच स्त्री पुरुष के बीच में किसी तरीके का विरोध नहीं करता, अर्थात समानता पर फोकस कौन करता है? कौन? मार्क्सवाद। चेतना या मानसिक विचारों की कड़ियां जीवन को निर्धारित नहीं बनाती बल्कि जीवन वर्त के विचारों को विकसित करती हैं। यह भी मार्क्सवादियों का ही मानना था। ठीक है ना, इसको मत याद करना वरना बहुत सारे कंफ्यूज हो जाओगे आप। उसके बाद में हम अतिवाद पढ़ लेते हैं। अतिवाद रेडिकलिज्म। ठीक है, रेडिकलिज्म, अतिवाद, इसको हम उग्र सुधारवाद भी कहते हैं। और रिचर्ड पिट के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था रेडिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो लिखो, सबसे पहले लिखो अतिवाद, इसको उग्र सुधारवाद कहते हैं, इंग्लिश में रेडिकलिज्म कहते हैं। ठीक है, अतिवाद के प्रतिपादक कौन है? रिचर्ड पिट है। रिचर्ड पिट के द्वारा अतिवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया गया था। रिचर्ड पिट के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था रेडिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो रिचर्ड पिट ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है रेडिकल ज्योग्राफी। और रेडिकल ज्योग्राफी किताब के अंदर ही रिचर्ड पिट ने अतिवाद या उग्र सुधारवाद के विचारों का प्रतिपादन किया। ठीक है, उसके बाद में केवल रेडिकलिज्म के बारे में केवल इतना याद कर लो कि यह मार्क्सवादी विचार है जो मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद के विरोध में खड़ा हुआ है। बस केवल इतना याद कर लो, बाकी बहुत ज़्यादा में कंफ्यूज हो जाओगे। साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद की शुरुआत हॉब्सन ने की थी। ठीक है ना, केवल इतना याद कर लो। ठीक है, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का शुरुआत किसने की? हॉब्सन ने की। हॉब्सन, 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 हॉब्सन। तो साम्राज्यवाद के प्रतिपादक कौन है? हॉब्सन है। ये दो राज्यों के पारस्परिक संबंधों का नाम है जिसमें एक दुर्लभ और एक दूसरा सबल है। ठीक है, तो आप इतना याद कर लो कि जो साम्राज्यवाद है दो राज्यों के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान है। क्या है? दो राज्यों के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान है जिसमें एक दुर्लभ है और दूसरा सलभ है, सबल है। ठीक है, तो साम्राज्यवाद, इसके प्रतिपादक J.A. हॉब्सन है। ये दो राज्यों के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान है जिसमें एक दुर्बल है और दूसरा सबल है। ये लाइन भी आप याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो साम्राज्यवाद है वो डकैती अर्थव्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना। ठीक है ना, तो डकैती अर्थव्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? साम्राज्यवाद है। ठीक है, कौन है? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद, तो आपको केवल इतना याद करना है, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? J.A. हॉब्सन ने किया। पहली बात तो ये याद कर लो। दूसरी बात, ये डेफिनेशन समझ लो कि ये दो राज्यों के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान है जिसमें एक दुर्बल है, कमजोर है, दूसरा सबल है, मजबूत है। ठीक है, और डकैती अर्थव्यवस्था के लिए साम्राज्यवाद उत्तरदायी है। बस इतना याद कर लो कि डकैती अर्थव्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? साम्राज्यवाद। बाकी आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो तो कर लेना, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मत करना, अदरवाइज कन्फ्यूज हो जाओगे। उसके बाद हम व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म पढ़ लेते हैं। व्यवहारवाद, इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम कर्कमोद है। बस इतना याद कर लो कि व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म के प्रतिपादक कौन है? विलियम कर्क है। ठीक है, बाकी इन चीज़ों को आप याद करना चाहो तो कर लेना, मैं मना नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने PDF दे रखी है, वहाँ से आप पढ़ लेना, बाकी बहुत ज़्यादा मत याद करो, उतना याद करना स्टार्टिंग के ना, उनको तो ज़रूर याद करना। ठीक है,
बाकी इनके तो ये तो याद करने ही पड़ेंगे कि व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है, विलियम किर्क हैं। ठीक है, विलियम किर्क व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं। तो ये चीज़ें तो आपको याद करनी ही है कि विलियम किर्क के व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं। बाकी इन चीज़ों को आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। मानवतावाद, ठीक है, मानवतावाद, अब देखो इसको मैं समझा देता हूँ एक बार थोड़ा सा। मानवतावाद से कई बार क्वेश्चन बन भी जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं मानवतावाद को। ठीक है ना, मानवतावाद से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सही से पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना प्यारे साथियों, मानवतावाद को पूरा पढ़ लो। ह्यूमनिज्म बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मानवतावाद या मानववाद, जिसको हम ह्यूमनिज्म बोलते हैं। प्रत्यक्षवाद की आलोचना के विरुद्ध तथा मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध एक सोच है ये। जो मानवतावाद, जो ह्यूमनिज्म है, ये क्या है, प्रत्यक्षवाद की आलोचना के विरुद्ध और मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध क्या है, एक सोच है। ठीक है ना, तो जो मानववाद है, जो ह्यूमनिज्म क्या है, वो क्या है, प्रत्यक्षवाद की आलोचना के विरुद्ध और मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध एक सोच है। मानववाद को लाने का श्रेय किर्क महोदय को दिया जाता है, जिन्होंने 1951 में लाया था। तो इस सन को मत याद करो, लेकिन इतना तो याद करना कि मानववाद को लाने का श्रेय, मानववाद को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, किर्क को दिया जाता है। लेकिन मानववाद को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, ईफू तुआन को दिया जाता है, ईफू तुआन को, ईफू तुआन को। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ह्यूमनिज्म, मानववाद को लाने का श्रेय, मानववाद को प्रारंभ करने का श्रेय किर्क महोदय को दिया जाता है, और मानववाद को विकसित करने का श्रेय ईफू तुआन को दिया जाता है। मानववाद के वास्तविक प्रतिपादक कौन है, तुआन है। मानववाद का विकास किसने किया था, तुआन ने किया था। ठीक है, मानववाद प्रत्यक्षवाद की आलोचना के विरुद्ध और मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध एक सोच है। मानववाद को प्रारंभ करने का श्रेय किर्क को दिया जाता है। मानववाद को विकसित करने का या मानववाद का विकास करने का वास्तविक श्रेय किसको दिया जाता है, तुआन को दिया जाता है। ठीक है ना, और ध्यान रखना, व्यवहारवाद की शुरुआत इर्क महोदय ने की थी। ठीक है, ये इर्क है न कि किर्क, इर्क है। किर्क तो कौन आ जाएगा, किर्क के द्वारा क्या शुरू किया गया था, मानववाद। मानववाद की विचारधारा को किर्क ने शुरू किया था, और व्यवहारवाद की विचारधारा का प्रतिपादक विलियम किर्क महोदय हैं। ठीक है, एनी बुटमीर इसके समर्थक है। वैल्यू इन ज्योग्राफी एनी बुटमीर की किताब है, जिसको आप चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, नारीवाद, नारीवाद को विकसित किया था मेल गेज ने, रोज ने इसको मेल गेज कहा था। ठीक है, तो केवल इतना याद कर लो कि नारीवाद फेमिनिज्म, नारीवाद फेमिनिज्म, इसका विकास रोज ने किया था, जिसने इसको मेल गेज कहा था। तो नारीवाद फेमिनिज्म, इसको विकसित करने का श्रेय रोज को जाता है। रोज ने नारीवाद या फेमिनिज्म विचारधारा का प्रतिपादन किया था। फेमिनिज्म या नारीवाद की विचारधारा का प्रतिपादन रोज ने किया था। रोज ने नारीवाद या फेमिनिज्म को क्या कहा था, मेल गेज कहा था, मेल गेज। बस इतना याद कर लो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, समय का भूगोल, टाइम ज्योग्राफी हैगरस्टैंड से संबंधित है। ठीक है, टाइम ज्योग्राफी, समय का भूगोल हैगरस्टैंड से संबंधित है, समय का भूगोल हैगरस्टैंड से संबंधित है। टाइम ज्योग्राफी हैगरस्टैंड से संबंधित है। ठीक है, ये लाइनें याद करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूज का ध्यान रखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको केवल ये याद कर लो कि टाइम ज्योग्राफी, समय का भूगोल हैगरस्टैंड के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। समय का भूगोल या टाइम ज्योग्राफी का प्रतिपादन हैगरस्टैंड ने किया था। ठीक है, कल्याणवाद, डेविड वेलफेयर अप्रोच। कल्याणवाद क्या है, वेलफेयर अप्रोच है। डेविड स्मिथ इसके प्रतिपादक थे। ठीक है, वेलफेयर अप्रोच कल्याणवाद, इसके प्रतिपादक डेविड स्मिथ हैं। तो कल्याणवाद वेलफेयर अप्रोच, इसके प्रतिपादक कौन है, डेविड स्मिथ हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको ये डेफिनेशन याद करनी है भाई साहब। कल्याणवाद को आप थोड़ा सा याद कर लो, वेलफेयर अप्रोच कल्याणवाद, इसको याद करना है। इसके प्रतिपादक डेविड स्मिथ हैं।
मानव भूगोल का भविष्य ऐसी घटनाओं या समस्याओं के विश्लेषण में निहित है जो मानव कल्याण की ओर उन्मुख है। बहुत महत्वपूर्ण है कल्याणवाद, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके ऊपर 8-10 लाइन खींच लो कल्याणवाद के ऊपर। वेलफेयर अप्रोच, कल्याणवाद, डेविड स्मिथ इसके प्रतिपादक हैं। मानव भूगोल का भविष्य ऐसी घटनाओं या समस्याओं के विश्लेषण में निहित है जो मानव कल्याण की ओर उन्मुख है, यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कल्याणकारी भूगोल का अर्थ कौन, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है, ठीक है ना। कल्याणकारी भूगोल का अर्थ है कौन, कहाँ, क्यों और कैसे प्राप्त करता है। कल्याण की भावना को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। कौन पाता है, कहाँ और कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कल्याण शब्द का यूज हो रहा है, यहाँ पर भी कल्याण शब्द का यूज हो रहा है। और जब आप इस कथन को पढ़ रहे हो कि कौन पाता है, कहाँ और कैसे, तो यहाँ पर भी कल्याण शब्द का प्रयोग हो रहा है या कल्याण शब्द को इंडिकेट हो रहा है। देखो यहाँ पर कल्याण शब्द है, यहाँ पर कल्याण शब्द है, कौन पाता है, कहाँ और कैसे, तो इसमें भी एक कल्याण का अर्थ निकल रहा है कि कौन पाता है, कहाँ और कैसे, इसमें भी कल्याण शब्द की झलक नजर आ रही है। तो कल्याण कल्याणवाद से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। कल्याण शब्द है ना जो कल्याणवाद से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कल्याण है और नीचे उनमें भी कल्याण है। देखो इसमें भी कल्याण आ रहा है, ठीक है। कल्याणवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था, डेविड स्मिथ ने किया था। इनके इंग्लिश शब्दों को जरूर याद करना। देखो ये कल्याण शब्द रहा, ये कल्याण शब्द रहा, ये कल्याण शब्द रहा, तो इसको तो मैं यहीं याद करवा देता हूँ कि जिस विचारधारा में आपको कल्याण शब्द दिखे ना, जिस विचारधारा के अंदर या जिस स्टेटमेंट में आपको कल्याण शब्द जुड़े, वो कल्याणवाद से संबंधित होगा, वेलफेयर अप्रोच से संबंधित होगा। कल्याणवाद की विचारधारा का प्रतिपादन डेविड स्मिथ ने किया था, ठीक है। इतना याद कर लो कि जिस भी स्टेटमेंट में आपको यदि कल्याण शब्द दिखता है ना, तो वो कल्याणवाद से संबंधित है, वेलफेयर अप्रोच से संबंधित है और कल्याणवाद की विचारधारा का प्रतिपादन डेविड स्मिथ ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये, लेकिन याद हो गई कल्याण शब्द से। अब देखो यहाँ पर मानववाद, मानववाद को विकसित किया था ईफू टुआन ने, ईफू टुआन ने, ठीक है। मानववाद शब्द का प्रयोग किया था कर्क ने, ठीक है। व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया था किसने, इर्क ने। ध्यान रखना दोनों को। इर्क किससे संबंधित है, व्यवहारवाद से। किर्क किससे संबंधित है, मानववाद से, ठीक है। नारीवाद से रोज संबंधित है। समय का भूगोल, टाइम ज्योग्राफी से हैगर स्ट्रैंड संबंधित है। कल्याणवाद से स्मिथ संबंधित है। द्वैतवाद का जनक वोरेनियस है। मात्रात्मक क्रांति आई बटन मोदे से संबंधित है। अपवादवाद का भूगोल सेफर से संबंधित है। नियतिवाद रेडजेल से संबंधित है। संभववादी विचार, संभववाद शब्द का प्रयोग लूसियन फेब्रे ने किया था। संभववाद के प्रतिपादक ब्लास मोदे हैं। नवनियतिवाद को प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर जो कि अमेरिका के हैं। प्रसंभववाद के प्रतिपादक स्पेट हैं। प्रत्यक्षवाद के प्रतिपादक ऑगस्टे कॉम्टे जिन्होंने 1830 में इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। उपयोगितावादी विचारधारा विलियम जेम्स से जुड़ी हुई है, अमेरिकन दार्शनिक, ठीक है। तो उपयोगितावाद किससे संबंधित है, विलियम जेम्स से संबंधित है। आदर्शवाद या प्रत्यक्षवाद जॉनस्टन और गुल्के से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखना आदर्शवाद इसके प्रतिपादक गुल्के हैं। अब यह बताओ कि प्रत्ययवाद किससे संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान रखना, केवल आप उसको भूल जाओ, मैंने एक दूसरा कामटे शब्द और बताया था आपको, कामटे, ठीक है। कामटे शब्द को भूल जाओ, आप केवल ये याद कर लो कि जॉनस्टन और गुल्के दोनों आदर्शवाद, प्रत्यक्षवाद और विचारवाद के समर्थक हैं, ठीक है। आदर्शवाद, प्रत्ययवाद और विचारवाद, आदर्शवाद, प्रत्ययवाद और विचारवाद के सबसे बड़े समर्थक कौन है, गुल्के हैं। आदर्शवाद की विचारधारा को जन्म किसने दिया था, गुल्के ने दिया था और जॉनस्टन इसके सबसे बड़े समर्थक हैं। वास्तविकवाद या यथार्थवाद के, जिसको हम रियलिज्म बोलते हैं, इसके प्रतिपादक कुक विल्सन हैं। मार्क्सवाद के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स किसके प्रतिपादक हैं, मार्क्सवाद के हैं। रेडिकल ज्योग्राफी, अतिवाद के प्रतिपादक कौन है, रिचर्ड पिट हैं। साम्राज्यवाद हॉटसन से संबंधित है। व्यवहारवाद इर्क से संबंधित है, विलियम इर्क से, ठीक है। आर्थिक नियतिवाद अनुचिन से संबंधित है। आधुनिक नियतिवाद
टेलर से संबंधित है। सामाजिक सांस्कृतिक नियतिवाद सावर से संबंधित है। जलवायु नियतिवाद हंटिंगटन से संबंधित है। वैज्ञानिक नियतिवाद ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। रुको जाओ नियतिवाद ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। क्रियात्मक संभववाद जॉर्ज टॉथम से संबंधित है। ठीक है, क्रियात्मक संभववाद जॉर्ज टॉथम से भी संबंधित है और क्रियात्मक संभववाद ग्रिफिथ टेलर से भी संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्रियात्मक संभववाद ग्रिफिथ टेलर से भी संबंधित है। नवनियतिवाद को क्रियात्मक संभववाद किसने कहा? तो जॉर्ज टॉथम आएगा। ध्यान रखना, दोबारा से मैं बताता हूं, क्रियात्मक संभववाद के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। नवनियतिवाद की विचारधारा को क्रियात्मक संभववाद किसने कहा? तो फिर आएगा जॉर्ज टॉथम आंसर। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्रियात्मक संभववाद से संबंधित है ग्रिफिथ टेलर। नवनियतिवाद की विचारधारा को क्रियात्मक संभववाद किसने कहा? जॉर्ज टॉथम ने कहा। ठीक है, वातावरण नियतिवाद रिटर से संबंधित है। पर्यावरण नियतिवाद सैंपल से संबंधित है। तो इस तरीके से हमारा ये थॉट कंप्लीट होता है। ठीक है, 11 क्लासों में हमने थॉट को कंप्लीट करवा दिया। दिमाग में खिचड़ी बन गई होगी आपके, बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है जहाँ पर कंफ्यूज है। कितनी किताबों को रटना है, कितनी आपको संयत रटनी है, कितने भूगोलवेता रटने हैं, कौन सा कहाँ पर है, कौन से ने कौन से सिद्धांत दिया, कौन से ने किस शब्द का प्रयोग किया, कौन से ने किस नाम का प्रयोग किया। ठीक है, खिचड़ी बन गई होगी, लेकिन आपको मैं एक कॉन्फिडेंस दिला देता हूँ मेरे प्यारे साथियों, इसको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत भले आएगी आपको, लेकिन जब याद हो जाएगा ना तो यहाँ पर आप 100% ठीक करके आओगे। ठीक है ना, क्योंकि इस यूनिट में ना तो कॉन्सेप्ट की दिक्कत, ना डिफिकल्ट लैंग्वेज की दिक्कत, केवल दिक्कत है इसको रटने की। 5-7 बार लगातार रिपीट लगाओ इसको, 5-7 बार इसका अच्छे से रिवीजन करो, 100% ये परमानेंट याद हो जाएगा आपका। फिर यहाँ से आप कभी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो अब हमारा थॉट कंप्लीट हो चुका है मेरे प्यारे लाडलो। फिर हम करते हैं दूसरी नई यूनिट की शुरुआत। 1:07 हो चुके हैं टाइम। ठीक है, रात के 1:07। ठीक है ना, अब ये सोच लो, मैं 1:07 तक जग रहा हूँ। अभी मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, फिर मैं सोऊंगा। लगभग 3 बजे के आसपास सोऊंगा मैं। सुबह 6-6:30 बजे मैं वापस उठ जाऊंगा। दिन में मैं 1 मिनट नहीं सोता, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो। ठीक है ना, आपको कितना पढ़ना है जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, इस टाइम मैं बहुत अलग अलग जगह मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है शादी की शॉपिंग वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सारा सब कुछ मेरे को संभालना हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपको तो आपकी शादी सूझ रही है, हम हमारा पेपर हो गया। भाई मेरे लिए दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए जितने इम्पोर्टेंट आप हैं उतनी मेरी शादी है, और जितनी मेरे लिए मेरी शादी इम्पोर्टेंट है उतनी आप हो। आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, मोस्टली लोग सो चुके होंगे, तब भी मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।